एसएससी CHSL 2019 की जो मेरे अकॉर्डिंग टफेस्ट शिफ्ट है इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। एडवांस मैथ्स जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एडवांस मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है क्योंकि एसएससी CHSL के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, कितनी, 12 अप्रैल है। तो अनअकैडमी पे मैं आपके लिए एक लाइव क्लास रेगुलरली जो कि फ्री होगी, ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी और ये लाइव क्लास रहेगी, इसलिए लाइव ही देखना ट्राई करना, बाद में ये अपलोड हो जाएगी। कल से यानी मंडे से, ठीक है, मंडे से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 10 AM पे ज्योमेट्री का सेशन, ठीक है। 10 AM पे आप लोगों में से जिनको भी ज्योमेट्री सीखनी है बेसिक से, ठीक है, ये 20 डेज़ लगभग मैं क्लास आपकी लूँगा और इसमें आपकी ये ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगा। और अगर रिक्वेस्ट रहती है मेरे पास कि ट्रिग्नोमेट्री भी सर सीखना है बेसिक से, तो फिर एक टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास ऐड करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल 20 डेज़ आपको ये क्लासेस देखनी है। ये फ्री क्लासेस आपकी 10 AM और 12 PM पे होंगी। जो भी आपकी क्लास होगी इसको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर आपको अपने चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको देखना ही देखना है। और जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं बेसिक से वो इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं और ये क्लासेस आपको फ्री मिलती जाएंगी। 10 AM ज्योमेट्री और 12 PM आपका जो 12 दोपहर में होता है इस पे मेंस्ट्रुएशन, ये कंफर्म है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अभी मैं देखता हूँ क्या रिस्पांस है बच्चों का। फर्स्ट क्लास पे जैसे कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, मुझे खुशी हुई कि आप सभी लोग वहाँ पर भी जुड़े और मेरा साथ दिया। तो कल से मैं मंडे से अनअकैडमी पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिमांड जो मेरे पास आई है वो एडवांस पोर्शन को पढ़ने के लिए, बच्चे अरिथमेटिक ऑलमोस्ट जानते हैं, तो एडवांस पोर्शन को कल से मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब ये जो टफेस्ट शिफ्ट है, अगर इसमें किसी बच्चे ने 50 किया है तो भाई मैं उसके आगे बिल्कुल सर झुकाना चाहूँगा कि आप बहुत ही परफेक्ट हैं, क्योंकि ये पेपर काफ़ी टफ था, ठीक है। अगर आप एक बार में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो देखो पूरा अटेम्प्ट भी करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इस पेपर को देखा और अच्छा खासा पेपर है। जैसे कि ये पहला ही जो क्वेश्चन है, इसी को ही आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना आसानी से निकल करके नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, क्या करना है, वो सब चीज़ें आप सीखो। देखो एक तो इसका ये रहता है कि हम लोग डायरेक्टली रूट एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो रूट एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसमें 2 से गुणा और डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, 2 + 2√2। अब देखो यहाँ पर होना क्या चाहिए, फैक्टर कैसे बनते हैं, अगर मैं 2 को इस तरह से लिखूँ कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और बाहर उन्हीं का सम लिखा हो, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं बन रही है, मतलब आप इसका डायरेक्टली रूट नहीं निकाल सकते हो, रूट एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो फिर और क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो रूट एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, 1/√x निकालने के लिए आपको पहले 1/x निकालना पड़ेगा, और 1/x की जो वैल्यू होगी वो आपको पता है कॉन्जुगेट से डायरेक्टली √2 - 1 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू कैसी है, √2 + 1 है। तो आपने कहा 1/x क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट से √2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √2 - 1 बनेगा, नीचे में √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। तो आपने कहा 1/x की वैल्यू और x की जो वैल्यूज़ हैं ये कॉन्जुगेट हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब ये आपको बताना है कैसे निकालोगे। तो क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये जो भी चीज़ है इसको क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं और एक बार स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जो कि अलजेब्रा में सिखाया भी जाता है कि जब आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ना निकाल पाएँ तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, प्लस में क्या बन जाएगा 1/x, और प्लस में क्या बनेगा 2 बन जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, जो कि थोड़ा सा सिंपल होगी। तो आपने कहा x क्या है, √2 + 1, 1/x क्या है, √2 - 1। जब दोनों को जोड़ोगे तो √2 + 1 से -1 ये आपका कट जाएगा, आपका क्या बन जाएगा 2√2, और प्लस में एक 2 आपका है ही है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.414, तो इसको ऐसे ही लिख लो, 2 से गुणा करोगे, ठीक है, और प्लस 2 जोड़ दोगे, तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 इसमें जोड़ दोगे तो ये 4.82 आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट अब आपके लिए थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है, देखो 2.1 यानी कि 21 है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये आपने कहा 4.41 के अराउंड आएगा, जबकि ये लगभग 22 के बराबर है, 2.19 है तो 2.2 लिख सकते हैं इसको,
जो कि 484 होता है, तो 4.84 के बराबर आएगा, जिससे कि थोड़ा सा कम होगा, और यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा कम है, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आप क्लियरली हटा दोगे, और 2.1 यानी 2.1 के नियर या 2.2 के नियर, इससे आप जा सकते हो कि 2.2 के नियर होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ठीक ठाक हैवी क्वेश्चन था आपके लिए, फर्स्ट राउंड में आप इसको स्किप कर सकते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3 और 2, यदि इसका परिमाप कितना है। आपने कहा लंबाई और चौड़ाई कितनी, 3 और 2 5, तो परिमाप कितना 10 होना चाहिए। 10 की वैल्यू 730 है, तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73। अब 1 की वैल्यू 73 आ गई, आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ दिया। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए 73 कैसा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपने कहा लंबाई कितनी आएगी 3 गुणे 73, चौड़ाई कितनी आएगी, आपने कहा चौड़ाई आ जाएगी 2 गुणे 73, तो L इंटू बी करोगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6 और गुणे में 73 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी। 2 तरीके हैं, सबसे पहला यूनिट डिजिट चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 का 54, एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका है 6 से डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। देखो ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, 6 से क्या होगा। ठीक है, और 3 से डिविजिबिलिटी अब आप बाकी तीनों में देख लोगे तो 3 से डिविजिबिलिटी में भी देखना कुछ टर्म्स जो होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 हो गया, 8 और 2 ये 1 हासिल आ गया, तो यहाँ पर 6 पूरा पूरा ये 8, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो 5 और 4 9 पूरा हट गया, 4 2 6 पूरा हट गया, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सिर्फ 3 से डिविजिबिलिटी से भी आप देख सकते हो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात कितना है 7 और 9 का है। ठीक है, 7 अगर मेज हैं तो कुर्सियां कितनी है 9 है। यदि कमरे में 560 मेजें हैं, ठीक है, मेज कितनी है 560 है, कितने से गुणा कर दिया गया 80 से, तो कुर्सियों की संख्या 80 से गुणा कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 80 से 9 है 72 है ना। अच्छा 560 मेज और कुर्सियां हैं, टोटल इतना है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 16 की वैल्यू आपको दी गई है 560। ठीक है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, आपको टोटल की वैल्यू दी गई। तो 560 को आप क्या लिख सकते हो 8 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, इस तरह से लिख दोगे। 16 से काटोगे 8 और 2 कट जाएगा, तो 7 पन्ना 35 आ गया आपका 1 की वैल्यू। तो 35 है तो कुर्सियों की संख्या में 35 से गुणा कर दोगे, 9 पन्ना 45 के 5 आएगा, 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 एक ही में है। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है वो आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट की हिस्ट्री में अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में एसएससी के, वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है। अगर कोई बच्चा कहता है इससे भी डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ थोड़ा सा डाटा जरूर आपको देखना होगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ। देखो अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है कि 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है, लेकिन कंपाउंड कैसे किया गया, कंपाउंडेड आपको क्वेश्चन में दिया जाए कैसा मंथली। तो मंथली जब हम लोग कंपाउंड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 1%। ठीक है, 1% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है जब कंपाउंडेड मंथली होता है, और 1% अगर चेंज हो जाता है तो आपसे अगर 1 साल के लिए पूछे तो 1.01, और ये क्या हो जाएगा 1 + r/100, तो 1 + r/100 करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.01, और इसकी पावर n अगर मैं बोलता हूँ कि 1 साल के लिए निकालना है तो क्योंकि मंथली हो रहा है तो आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 के बराबर, 12 साइकिल्स आपको लेनी होंगी एक मंथ की। तो ये जो वैल्यू आती है 1.01, ये कितनी आ जाती है 1.1268। तो आपको ये देखना है कि अगर 1.01 जब हम लोग यानी कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उससे जब हम लोग जाते हैं किस पे कंपाउंडेड मंथली पर, तो जो आपका रेट परसेंट होता है वो कितना होता है 1.01 हो जाता है, यानी कि आप 1.1268 से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप अगर एक तरह से कहना चाहो कि कितना परसेंट हुआ तो हम बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्टली हम लोग यूज़ करना चाहते हैं एक परसेंटेज तो 12.68% बोल सकते हैं कि आप सीधे से 12.68% निकाल दोगे और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग रेट परसेंट बोलना चाहें टर्म्स में बात करें तो 12.68% लेना होगा। ठीक है, ये आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 12% यानी कि अगर हम लोग रेट परसेंट देख रहे हैं तो काफ़ी छोटा परसेंट है ना, तो इसको अगर मंथली किया तो 1% आया, या फिर अगर हम लोग 12.68 लेते हैं तो बहुत अंतर नहीं आया, 0.68% का अंतर आया। सेम चीज़ अगर मैं बोलता हूँ 12% की जगह पे 24% का रेट हो, 24% अगर आपको दिया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या बोले कंपाउंडेड मंथली, अगर आप मंथली कंपाउंड करते हो तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा 12 से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2% के बराबर,
और 2% के बराबर है, तो 1 + r/100 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा 1.02। तो ये 1.02, और अगर मैं अभी भी 1 साल के लिए यानी 12 साइकिल्स के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आती है, 1.2682। ये कैलकुलेटर का यूज़ किया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर आइंस्टीन वगैरह नहीं है, आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ किया। तो आपने कहा ये जो वैल्यूज़ हैं 1.01 की पावर 12 कितनी हो गई, 1.1268, और 1.02 की पावर 12 कितनी हो गई, 1.2682। तो आपने कहा यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये कितना है, 26.82, जबकि डायरेक्टली अगर करते तो कितना था, 24%। तो आपने कहा यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपने कहा यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 2.82% का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आई? ये कब है, जब 12% की जगह 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखो, क्वेश्चन में आपसे कितना बोला गया, 6.5%, जो कि 12% से कम है। तो 6.5% जो कि आपका 12% से कम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज से डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। और क्योंकि आपके ऑप्शंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इस वजह से आपका आंसर यहाँ से क्लियरली आ जाएगा। देखो 1 साल के लिए अगर बोलता, यहाँ पर अगर 12 महीने होता, ठीक है, तो 12 महीने में तो आप डायरेक्टली आंसर 6.5% से निकाल देते, जो सिंपल इंटरेस्ट होता उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आपका आंसर हो जाती। लेकिन यहाँ पर उसने 18 महीने बोला है, तो यानी कि आपने कहा फर्स्ट ईयर पूरा जाएगा तो 6.5% से लेंगे, सेकेंड ईयर अगर पूरा जाता तो आप 6.5% और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर निकालते। लेकिन क्योंकि सेकेंड ईयर कैसा हो रहा है, आधा ही जा रहा है, 12 महीने और 6 महीने आप जोड़ोगे तब आपको 18 महीने मिलेगा। तो आपने कहा फर्स्ट ईयर तो पूरा 6.5%, सेकेंड ईयर में आधा ही जा रहा है तो 3.25%, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, आपने कहा सक्सेशन में A% प्लस B% प्लस AB/100 करते हैं तो 6×3 18, और यहाँ पर थोड़ा सा और वैल्यू आएगी अपॉन में 100, तो 0.18 या 0.19 या लगभग 0.2 आप इसको मान लो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 6 और 3 9 हो गया, 9 और दशमलव में कितना है 5, और यहाँ पर भी 2 5 2 5, तो ये वैल्यू अराउंड, ठीक है, कितनी, लगभग 9.9 के अराउंड जाएगी, या थोड़ा सा मुझे बढ़ाना ही है तो 10% से थोड़ा सा आप ज़्यादा और मान लो। ये हम लोगों ने डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया है, अगर 6.5% के अकॉर्डिंग बोलता तो 18 महीने में जो वैल्यू आएगी वो लगभग 10% के बराबर आती। लेकिन क्योंकि कंपाउंडेड मैनुअली है, कंपाउंडेड मंथली है, तो जो वैल्यू आएगी वो, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा 0.68 ज़्यादा था, यहाँ पर 2.82 ज़्यादा था, तो यहाँ पर भी आप कहोगे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आपने कहा 8,000 रुपये का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आता है, 800, तो इतना तो मिलता ही मिलता है, क्लियरली यहाँ से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन इसे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा आप और बढ़ा दोगे, तो 8,000 में 800 जोड़ोगे तो 8,800 हो गया, और इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देखोगे तो ये तो 900 है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों वैल्यूज तो इससे भी कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इस वाले पार्ट को जब आप देखोगे तो ये अराउंड इसके नियर अबाउट बोल सकते हो कि 16.97 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहते हो तो कितना कैलकुलेटर से करोगे, देखो 6.5% को आप लिख सकते हो 13/2, तो 13/200 आएगा, ठीक है। ये हो गया रेट परसेंट पर एनम के बेसिस पे, मंथली बेसिस है तो 12 से और डिवाइड कर दोगे, ये आपके रेट इंटरेस्ट आ गया 13/2400। 1 + r/100 करोगे तो ये हो जाएगा 2400 13/2400, और इसकी पावर कितनी आएगी, 18। इससे आपको गुणा करना है प्रिंसिपल में, तो ये आपका आंसर आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है आपके लिए इसको कैलकुलेट कर पाना एग्जाम में। जिस वजह से आपको थोड़ा सा समझना है इन चीज़ों को कि जब भी आपकी इस तरह से बोलता है पर मंथली बेसिस पे, तो पर मंथली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, रेट परसेंट अगर छोटा है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर लोगे, डायरेक्ट सक्सेशन के बेसिस पे। फर्स्ट ईयर में 6.5%, अगले साल क्योंकि पूरा साल नहीं गया, आधा साल, तो 3.25%, और इन दोनों का सक्सेसिव परसेंट जो कि 0.25 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 6×3 18 किया मैंने, और यहाँ पे 6.5 और 3.25 का प्रॉपर गुणा करूंगा तो 10 अप्रॉक्स इसका सम बन जाएगा। थोड़ा सा उससे और ज़्यादा कर देना क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, आपने कहा 45 और 12, ये दोनों क्या है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और ये फेल है। फेल कितने हुए, 3, टोटल कितना है 45 और 12 57 और 3 60। तो फेल परसेंटेज देखोगे तो 1/20, 1/20 कितना होता है 5%। तो फेल 5% हुए तो पास कितने 95% होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 11
76 जीरो का 1/3 का 3/8 का 1/5 बताओ, तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 8 पंचे 40, तो 1176 का बटे में 4, जीरो से जीरो काट दिया, 4 से डिवाइड करना है, ये वैल्यू निकालनी है। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तियाँ तो 12 हो जाएगा। 2 के साथ एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर कितना है, 228 है। आपने कहा संख्या क्या 3 मान लें, तो उसका 1/3 कितना हो गया 1, तो अंतर कितने का है 2, 2 की वैल्यू 228 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 114। तो आपको बताना है उस संख्या का, पहले तो संख्या निकाल लो 3, और उसका 20% मतलब 1/5, तो ये वैल्यू आप निकाल लोगे। तो आपने कहा 3 से गुणा कर दोगे, 4 तियाँ 12, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 342 आ गया, बटे में 5 है, 2 से नीचे ऊपर गुणा कर दोगे तो ये कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 34 का दुगना 68, बटे में 10 है तो दशमलव लगा दो, तो 68.4 ये इसका आंसर हो जाएगा। बोला स्मिथ और अजीत ठीक है कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 और 18 दिनों में। तो स्मिथ और अजीत 12 और 18 दिनों में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा 9 है और 4 है तो 36 हो जाएगा। बोला यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, आपने कहा एफिशिएंसी निकालो, 12 24 12 3 36, 18 दूनी 36, तो कितना, आपने कहा टोटल काम 36 है और एक दिन में 5 करते हैं तो 4 दिनों में 20 कर देंगे, तो बचा कितना 16 कार्य बचा। तो बताना है 16 कार्य कर दिया तो बचा कितना, आपने कहा 16 कार्य भी बचा है। तो बोल रहे हैं 16 जो बचा है ये अभी कितना भाग शेष है, यानी कि टोटल से रेशियो निकालना है। 16/36 या 4 से काट दोगे 4/9, तो इतना भाग आपका शेष है। पूछता कर कितना दिया है, तो आप बोलते 5/9 भाग आपने कार्य कर दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कक्षा 4 5 6 और 7 की श्रेणी को दर्शाता है, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भाई देखो ये तो सम करना है आपको डायरेक्टली। उत्तीर्ण हुए छात्र यहाँ पर कितने थे, पहले वाले में है 57, दूसरे वाले में कितने 40 50 और 3 53, तो यहाँ पे तो 53 ही है, यहाँ तो और कम है 52 है, और यहाँ पर कितने 55 है। तो सबसे ज़्यादा क्लास किस में, क्लास 4 में सबसे ज़्यादा छात्र उत्तीर्ण हुए। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है बच्चे फेल ज़्यादा होते हैं, पास कम होते हैं। अगला क्वेश्चन में x का मान बताना है। साइन स्क्वायर x का मान कितना दिया है 1/2, तो x का मान 1/√2 यानी कि 45 π/4, ये x का मान आ जाएगा। जिसका उत्पाद MRP कितना है 978 रुपये है और थोक दुकानदार द्वारा 925 रुपये में बेचा गया। 925 में बेचा तो कितने की छूट दे रहा है, आपने कहा 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो 53 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। यही परसेंटेज आपको बताना है, 978 का कितना परसेंट क्या होगा 53 होगा। अच्छा मैं अगर इसका 1% पूछूं तो कितना आएगा 9.78, तो आपको 53 तक अगर पहुंचना है तो कितने से गुणा किया जाए। देखो अगर 9 से गुणा करूंगा तो 81 81 के अराउंड आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 9 7 63, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 6 54 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। चेक ही करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा 5.4% इसका आंसर होगा। किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे कम है, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 52 किस में था, ये आपका था क्लास 6 में, तो सबसे कम जो पास हुए संख्या है वो क्लास 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 7 और 2 9, 8 और 1 होता है, नहीं है, 9 तो काट ही दो। 8 और 1 इससे हासिल ले लो तो 4 और 2 6, तो ये तो नहीं है। 9 पूरा पूरा कट गया, 4 3 7 2 9, और ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो 4 3 7 और 2 9, 6 और 1 7 7 14, तो ये भी नहीं है। आपने बोला 9 पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर देखो 7 और 3 10 हो गया, 1 हासिल दे दो, 8 और 1 हासिल हो गया, 5 और 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आपको मैंने बताया था सेंटर्स का वृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इस तरह से आपका रहता है, जहाँ पे ए और बी क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। सेंटर अगर ओरिजिन है तो क्या हो जाएगा x² + y², और त्रिज्या कितनी है 6, तो ये हो गया 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। बोला दो संख्याओं का योगफल कितना है 59 है और गुणनफल कितना है 840 है, उनके वर्गों का योगफल बताना है। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये मिल जाएगा x² + y² + 2xy, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 59 का स्क्वायर। ठीक है, अब 59 के स्क्वायर में 840 का दुगना कितना हो जाएगा, आपने कहा 8 का दुगना 1600 और 1680, तो 1680 आपको घटाना है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि एक तो आना चाहिए, जीरो घटाओगे तो एक ही रहेगा, यूनिट डिजिट तो 1 आएगा। तो आपने कहा ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पर अगर मैं गेस करना चाहूँ तो ये 60 है, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600,
ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम करना होगा। 3600 में अगर मैं 1600 घटाऊंगा तो लगभग 2000 के आसपास वैल्यू आएगी, उससे थोड़ा सा कम करोगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो 3000 है, पॉसिबल ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अच्छा, तो एक इस तरफ चलती है तो एक इस तरफ चलती है। बोल रहा उनकी चाल क्रमशः एक की अगर 54 है तो एक की 72 है 20 सेकंड के बाद। तो 20 सेकंड में भाई अगर 20 सेकंड है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर पर सेकंड में 5/18 करोगे, 18 36 18 3 54 होता है, तो 5 3 ये 15 हो जाएगा, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पर करोगे 18 चौको 72 होता है, तो 5 चौको ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आपने कहा 20 सेकंड चला है तो 15 दूनी 300 ये चल जाएगा, और 20 ये 400 चल जाएगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 500 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर आप राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु, 16 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी दी गई है, ये 20 आपका एवरेज दिया गया है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 5 छात्रों की औसत आयु है 20 वर्ष। अच्छा, इनकी भी 20 है, इनकी भी 20 है, तो इनकी वजह से कोई अफेक्ट नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 11 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 है, और यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बोला अन्य 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है, अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है। तो आप देखो यहां पर डेविएशन मिला कितने का, 0.4 का, कितने में, 10 में। तो अगर मैं नेट डेविएशन देखूं तो प्लस का कितना, 4 का डेविएशन है। अभी एक छात्र बाकी है, अच्छा उसी की वैल्यू आपको बतानी, तो आपने कहा +4 इसका है, तो इसके में -4 होगा, ये डेविएशन -4 का दे रहा होगा, कहाँ से, एवरेज से, तो एवरेज से -4 का डेविएशन यानी 16 उसकी एज आ जाएगी। आपको बताना व्हाट इज द क्लास पास परसेंटेज ऑफ क्लास 6, कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, आपने कहा 4210, 52/60, या फिर आप क्या कह सकते हो 8/60, ये फेल्योर परसेंट है और ये पासिंग परसेंटेज है। तो इसकी वैल्यू निकालना आसान है, 4 से कट जाएगा 2, और 4 से कटेगा 15, तो 2/15, 1/15 कितना होता है, अपने का 15 छक्का 90, तो 6.66 होता है, 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13.33%। ये फेल्योर परसेंट है, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा 86.66, ठीक है। 13 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा 87, और उसमें से 0.33 घटाओगे तो 86.66 बचेगा। अगला क्वेश्चन और भी गजब है। अब इस क्वेश्चन को देख करके हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जैसे कॉट थीटा मैं बनाऊं, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 80 और 39 यहाँ पर आएगा, है ना। अगर tan थीटा लिखूं तो 39/80, तो कॉट थीटा जस्ट उसका उल्टा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये आपको ऑप्शंस बताएंगे ना भाई, आप कोई भी जो पेपर कर रहे हो तो ऑप्शंस भी तो आपको साथ में मिल रहे हैं। तो देखो 80 39, और इसके साथ देखो एक नंबर क्या है 89 89 89, यानी कि यहाँ पर जो आपको है गैस नहीं करना है, डायरेक्टली आपके ऑप्शंस बता रहे हैं 89 नंबर यहाँ पर होगा। तो आपको इसका कॉसेक थीटा बताना है। अगर मैं साइन थीटा बोलता तो आप क्या कहते हैं लंबटे कर्ण, तो 39/89 होता, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 89/39, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोला वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो आधी क्या हो जाएगी 12 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 13। अगर इसकी रेडियस 13 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपने कहा πr², तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है लगभग 3.14, तो 3 से गुणा करोगे तो ये लगभग 170 है, 17 3 51, तो 510 आ जाएगा, है ना। और एक इसमें से कम कर दोगे 170 -1 लिख सकता हूँ, तो माइनस में 3.14, और 169 का अगर आप 0.1 से गुणा करोगे तो ये कितना 16 पॉइंट आएगा, है ना। तो 16 में से 3 घटाओगे तो 13, लगभग में आप बोल सकते हो कि 510 से बड़ी वैल्यू ही आएगी, यानी 531, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ये 12 दी गई है। अच्छा, ऊंचाई अगर 12 है तो आपको पता है ऊंचाई क्या होती है a√3/2 की वैल्यू, ये आपको 12 दी गई है, तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, आपने कहा ये वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24/√3। अब बेस जो है वो इसका कितना हो गया 24/√3। अच्छा, यहाँ से भी नहीं करना है आपको, तो डायरेक्टली भी आप देखो, हाइट से भी आपका फॉर्मूला तो रहता ही है, एरिया का क्या होता है h²/√3, है ना। यहाँ से भी तो फॉर्मूला आपका रहता है, तो आइदर ऐसे कर सकते हो, या फिर √3/4 भुजा का स्क्वायर, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर कर लो, इससे वैल्यू आपकी √3 का डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो √3/4 और भुजा का स्क्वायर कितना है 24 × 24 करोगे,
और बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6, 3 से काटोगे तो आएगा 2। तो 24 का दुगना कितना, 48 रूट 3 आ गया। रूट 3 की वैल्यू कितनी थी, 1.732, ठीक है। तो 1 यानी कि 48 तो गुणा हो जाएगा, जोड़ दोगे आप, 0.7 से आप इसमें गुणा करोगे तो ये लगभग, अगर मैं इसको 50 मान लूँ तो 7×35 आपका लगभग बन जाएगा, क्योंकि 0.32 भी है। तो मैंने क्या किया, 48 को लगभग 50 बना लिया, ठीक है। तो ये 7×35 इसके अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है। तो 48 है और ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 और लगभग 83 के आसपास ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज देखो इससे काफ़ी बड़ी है। हम लोगों ने जो अप्रॉक्सीमेशन लिया है कैसा लिया है, 48 को 50 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, और 0.732 को 0.7 कर लिया, ये छोटा कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आंसर के ही पास आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 6 है, और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों के बीच का अच्छा अंतर है, वर्गों के बीच का अंतर कितना है, 60 है। तो आपने कहा x माइनस वाई, तो x प्लस वाई यहाँ से निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दोगे, ये हो गया 10 के बराबर। कैसे, x माइनस वाई और x प्लस वाई के गुणनफल से। तो आपने कहा सम उनका 10 है, अंतर 6 है, तो संख्याएं निकाल सकते हैं, 8 और 2 आ जाएगी। 8 और 2 हो गई, तो उनके घनों का योगफल बताना है। 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8, तो कितना हो जाएगा, 512 और 8 520 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5, 6 और 7 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5, 6 और 7 इस भुजा वाले का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे निकलेगा भाई क्षेत्रफल, देखो आपको s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी यही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा है। तो s की वैल्यू निकाल लोगे, सम कितना आ जाएगा, आपने जोड़ा 6, 5, 11, 7, 18, 18 बटे 2 करोगे तो ये आ गया 9। अब 9 में से 5 को घटाओगे तो आएगा 4, 9 में से 6 को घटाओगे तो 3, 9 में से 7 को घटाओगे तो 2, तो 9 चौको 36, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा डायरेक्टली 6, और यहाँ पर कितना बचेगा, रूट का 6, है ना। तो रूट की 6 की वैल्यू कितनी होगी, देखो रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो तो बड़ी होती है, 2, ये तो 2 होती है। रूट 5 करोगे तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। रूट 6 जो होता है वो 4 और 9 के लगभग बीच में आता है ना, 4 और 9 के बीच में लगभग ये वैल्यू आपकी बनती है। यहाँ पर 7 और 8 रहता है तो थोड़ा सा कम कह सकते हो, 2.4 से थोड़ा सा कम, 2.4 के अराउंड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने बोला अगर इसको एग्जैक्ट चेक करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, तो 2.4 आएगा। अगर मैं 25 करूंगा तो 25 का स्क्वायर 6.25 होता है, तो 2.45, 2.4 इसको मान सकते हैं हम लोग। तो 6 से गुणा करोगे किसमें, 2.4 में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 तो हो गई, 6 चौको 24 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग और इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो 2.4 अराउंड और ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी, 14.4 या 14 पॉइंट इसका आंसर होना चाहिए, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर साइन थीटा का मान कितना है, 4/5 है, तो साइन 3 थीटा का मान क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वरना फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/5, माइनस करोगे 4 गुणे में साइन क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 125 एलसीएम ले लोगे, और ये कितना हो जाएगा, 25 से गुणा हो जाएगा, 4 3 12, 25 का दुगना करोगे 50, 6 6 पंचे 30, 300, और 64 का दुगना 128, उसका दुगना 256। तो ये आपका आंसर कितना, 44/125, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि है, बोला 600 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% मतलब कितना होता है, 5 से 6, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 600 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 के बराबर। आपको ये कॉस्टिंग आ गई, बोला 20% की हानि के लिए, तो इसका 20% निकाल दोगे 100 रुपये, तो हानि पे बेचेगा तो कितने मूल्य पे बेचना चाहिए, 400 रुपये पर बेचना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।